नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपडेट एट 12। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आज द्वादशी श्रद्धा, आस्था और अत्यंत भव्यता के साथ मनाई जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी 2024 को हुई मूल प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी की पुण्यतिथि आज होने के कारण पूरी रामनगरी उत्सव के रंग में सराबोर। विकसित भारत 2047 बना जन आकांक्षा, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजट से पहले नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से पीएम मोदी की अहम बैठक। दीर्घकालिक विकास के लिए मिशन मोड सुधारों पर जोर। काशी तमिल संगमम 4.0 भारत की आत्मा का प्रतीक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संबोधन। रामेश्वरम में समापन समारोह को किया संबोधित। बताया काशी और तमिलनाडु का रिश्ता सभ्यतागत निरंतरता का साक्ष्य। कोटा बूंदी को मिलेगी हवाई उड़ान। 2027 तक चालू होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मौजूदा कोटा एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी योजना। भारत ने जीत के साथ किया साल का अंत। मंगलवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए T20 सीरीज के 5वें मुकाबले को भारत ने 15 रनों से जीता। टीम इंडिया ने सीरीज में 5-0 से किया क्लीन स्वीप। नववर्ष के एक दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मेरे सभी परिवारजनों, आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके जीवन में नया संकल्प, नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास के साथ आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। नववर्ष पर हम सामूहिक मिलकर देश और प्रदेश को नए विकास के आयाम पहुंचाने में, सामाजिक जन कल्याण में और किस तरीके से हमारे योगदान से हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करें। नया वर्ष हम सबके लिए तारीख बदलने का नहीं है। नया वर्ष हम सबके जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए संकल्प का दिन है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी नए संकल्प के साथ हमारे जीवन की शुरुआत करें, ताकि जो लक्ष्य हमने जीवन में तय किए हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें और हमेशा जीवन में आत्मविश्वास बना रहे, उत्साह बना रहे, उमंग बना रहे। हर चुनौतियों, हर संकट, हर आपदा के अंदर भी अवसर को तलाशने का प्रयास करें और जब भी जीवन में चुनौती आए, आपदा आए, संकट आए, कुछ देर संयमित रखकर उस चुनौतियों, आपदा को कैसे निपटा जा सकता है उसका विचार मंथन करें। मुझे आशा है नए वर्ष नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई उम्मीदों के साथ नया संकल्प लेके आएगा और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आपका जीवन सुखी हो, समृद्धि हो, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। तो सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरे नववर्ष को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के बीच एक बार फिर टकराव सामने आया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब विधानसभा में वीबीजी रामजी एक्ट के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को असंवैधानिक और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद से पारित कानूनों का पालन करना राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन पंजाब सरकार का ये कदम सिर्फ अंधे विरोध की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार बिना तथ्यों के ये प्रचार कर रही है कि केंद्र मनरेगा को खत्म करना चाहता है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार पर रोजगार योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
सरकार ने 2025 को गवर्नेंस सुधारों का वर्ष घोषित करते हुए आम नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार न केवल नागरिकों के जीवन को आसान बना रही है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ईज ऑफ वर्किंग सुनिश्चित किया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी के तहत IGOT प्लेटफॉर्म से अब तक 1.45 करोड़ से अधिक यानी करीब 1.5 करोड़ के लगभग सरकारी कर्मचारी जुड़ चुके हैं, जिससे प्रशासनिक दक्षता में बड़ा सुधार आया है। वहीं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान के जरिए 1 करोड़ 68 लाख पेंशनर्स को कवर किया गया है। इससे पेंशन से जुड़ी शिकायतों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई है। इसके साथ ही CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से 2025 में 20 लाख से ज्यादा जन शिकायतों का निपटारा किया गया है। सरकार का दावा है कि ये सुधार न केवल प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी बना रहे हैं, बल्कि नागरिकों के भरोसे को भी मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स के साथ एक अहम बैठक की है। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक का मुख्य एजेंडा था आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन, विकसित भारत का एजेंडा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत की यात्रा के मूल स्तंभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत को एक राष्ट्रीय आकांक्षा बताते हुए कहा कि 2047 तक एक विकसित भारत का सपना सरकारी नीति से परे जाकर एक वास्तविक जन आकांक्षा बन गया है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव शिक्षा, उपभोग और वैश्विक गतिशीलता के बदलते स्वरूपों में स्पष्ट है, जिसके लिए तेजी से महत्वाकांक्षी होते समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि और सक्रिय अवसंरचना नियोजन की आवश्यकता है। बैठक में मिशन आधारित सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक क्षमता निर्माण और वैश्विक एकीकरण हासिल करने के लिए इन पर विशेष फोकस करना बेहद जरूरी होगा। प्रधानमंत्री ने लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बनाए रखने के लिए विभिन्न सेक्टरों में मिशन आधारित सुधारों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सुधार एक्सप्रेस पर सवार हो गया है और वैश्विक आकर्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया पर साझा लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रही है और अगली पीढ़ी के सुधारों से गतिमान प्रगति की सराहना पूरा विश्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जनसांख्यिकी, युवा पीढ़ी और देशवासियों का दम्य संकल्प इस सुधार एक्सप्रेस का मूल इंजन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 भारत के लिए सुधारों के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। इस वर्ष विभिन्न सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनसे देश की विकास यात्रा को गति मिली। सरकार ने संस्थाओं को आधुनिक बनाया, शासन को सरल और सुगम बनाया और समावेशी विकास की नींव मजबूत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों और व्यापार समझौतों से लेकर साजो सामान, ऊर्जा और बाजार सुधारों तक भारत की विकास यात्रा विश्वसनीयता, स्थायित्व और भरोसे पर निर्मित रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कदमों से 2047 तक विकसित भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। रूस के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, रूसी महासंघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की खबरों से हम बहुत चिंतित हैं। राजनयिक कोशिशें जो चल रही हैं वो दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि ऐसे किसी भी काम से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है और शिक्षित व्यक्तियों से आग्रह किया कि वो लोगों को अलग अलग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के समावेशी विकास के लिए काम कर रही है ताकि विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जत्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज की अस्मिता और विरासत को संरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया।
राष्ट्रपति ने युवाओं से आह्वान किया कि वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की सबसे बड़ी पूंजी है और इसके विस्तार प्रसार से ही समाज और राज्य का समग्र विकास संभव है। ये जनजातीय समाज के गौरव से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाओं की जिम्मेदारी के लिए इस क्षेत्रों के तथा सभी क्षेत्रों के जनजातीय वीरों के योगदान से देश की युवा पीढ़ी को तथा भावी पीढ़ियों का अवगत कराया जाना हम लोगों का कर्तव्य है। वीर बलिदानियों का ये क्षेत्र समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं तथा खेलकूद में विशेष पहचान बनाने वाली प्रतिभाओं के लिए भी जाना जाता है। ये आदिवासी समाज पढ़ाई लिखाई में हम कितने सुयोग तो दे पा रहे हैं, लेकिन खेलकूद में और जीन में है। खेलकूद भी जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने का, विकास के धारा में आगे पहुंचने का, ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैंने देखा झारखंड में, मैंने 36 साल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं खेलकूद का, लेकिन अपने से खुद बना के खेलते। किसी के पास जूता नहीं, किसी के पास जर्सी नहीं, फिर भी वो खेलकूद में अव्वल है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इसके बच्चे में बहुत खेलकूद का इंटरेस्ट है। उनको सहयोग करना, हर तरीके के उनको सपोर्ट करना, उनको ऐसे फील्ड बना के देना कि वो आगे बढ़ सके। वो आगे बढ़ेंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। देवियों और स्वजनों, युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़कर रखना बहुत आवश्यक है। जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में भी तेजी से आगे बढ़ना है। केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समाज के विकास और कल्याण के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान PM जनधन योजना को क्रियान्वित किया गया है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर यानी धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। ट्राइबल सब प्लान के तहत 41 मंत्रालय और विभागों द्वारा जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समुदाय के सभी लोग विरासत और विकास का समन्वय करते हुए विरासत को भी खत्म नहीं करना है और विकास को भी चलने देना है। आधुनिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पवित्र भूमि रामेश्वरम में आयोजित काशी तमिल संगमम 4.0 के समापन समारोह को मंगलवार को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने इस पहल को भारत की कालातीत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का सजीव प्रतीक बताया है। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंध को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये जुड़ाव केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक गहन संस्थागत और आध्यात्मिक निरंतरता है, जिसने हजारों वर्षों से भारत को एक सूत्र में बांध रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदान प्रदान भारत की साझा विरासत की पुष्टि करते हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना को और गहरा करते हैं। प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि काशी तमिल संगमम जैसी पहले सांस्कृतिक आदान प्रदान, साझा विरासत और पारस्परिक सम्मान के जरिए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे प्रयास देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कोटा दौरे के दौरान कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में कई अहम परियोजनाएं पूरी होंगी जो क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगी। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला ने कहा कि 2027 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। एक स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी के बाद कोटा की सबसे बड़ी मांग है हवाई सेवा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1507 करोड़ के बजट को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि कोटा शहर को 2026 तक स्लम फ्री बनाया जाएगा। सड़क और फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को किराए पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आने वाले समय में 2026 का वर्ष जहां विकास का वर्ष हो, जन कल्याण का विषय हो और लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षा करने का वर्ष हो। कोटा के अंदर विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, उस सब के लिए काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में इन तीनों कनेक्टिविटी होने के साथ ही कोटा के विकास के नए आयाम होंगे। कोटा के अंदर एग्रो इंडस्ट्री से संबंधित उद्योग लगाने की योजना शुरू हो चुकी है। बड़े व्यापक स्तर पर आने वाले समय एग्रो इंडस्ट्री हम बनेंगे। कोटा को पर्यटक रूप से डेवलप करने के लिए जहाँ यहाँ मुकंदा नेशनल पार्क और रामगढ़ नेशनल पार्क के अंदर बाघ को बड़ी संख्या में लाने का प्लान भी है और जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, चाहे आध्यात्मिक पर्यटक स्थल, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, उनको भी डेवलप करने का काम किया जा रहा है। लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं, पीने का पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी, आने वाले समय में 2 वर्ष के अंदर कोटा बूंदी के हर गांव के अंदर लोगों को पीने का पानी मिलेगा, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की योजना है। इसी के तहत हर खेत के पानी की योजना बना दी गई है। 4 साल के अंदर इस सारे इलाके को जो असिंचित है उसको भी सिंचित कराने की योजना बना दी है। इसी के साथ IIIT सेंटर को भी डेवलप करेंगे ताकि एजुकेशन का बढ़ाव बन सके। कोटा में देश और प्रदेश के अलग अलग विद्यार्थी यहाँ पढ़ते आने से उनको अच्छा वातावरण मिले और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनको अन्य शिक्षण संस्थाओं के अंदर भी यहाँ पर विकल्प हो, उसके लिए IIIT, उसके लिए AI सेंटर बना के योजना बनाएंगे। हमारी प्रयास है कि कोटा बूंदी की जनता के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के चौमुखी विकास की कार्य योजना बनाई है, जिसके परिणाम जल्दी आएंगे। बात क्रिकेट की। भारत ने मंगलवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए T20 सीरीज के 5वें मुकाबले को 15 रनों से जीता है। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 5-0 यानी 5-0 से क्लीन स्वीप किया है। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। भारत ने महज 5 के स्कोर पर शेफाली वर्मा का विकेट गंवाया। इसके बाद डेब्यूटेंट जी कमलिनी भी पवेलियन लौट गई। और अयोध्या के भव्य राम मंदिर में फिलहाल हम आपको लेकर चलेंगे, जहां आज द्वादशी श्रद्धा, आस्था और अत्यंत भव्यता के साथ मनाई जा रही है। ये महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्रीमद्भगवच्चरण चंचरीका मुमुक्षुरुपासका भिमतानुरूपा गुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिका अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणमहं प्रपद्ये। ओम रत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरण कमलेषु मंद्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। वर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। संत बड़े परमार्थी वेद धरे अवधूत।
पूरी रामनगरी आज उत्सव के रंगों में सराबोर है। द्वादशी प्राण प्रतिष्ठा पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ आज अयोध्या में मनाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थागत प्रभावशीलता को मजबूती को दर्शाने वाला एक वीडियो जारी किया गया है। इसके माध्यम से तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं और चर्चाओं को प्रदर्शित किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं संसदीय उपलब्धियों के हिसाब से कैसा रहा वर्ष 2025। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए 1947 से लेकर अभी तक संसद की सारी डिबेटों का संकलन हिंदी, इंग्लिश और आने वाले समय में 22 भाषाओं के अंदर हम इसका अनुवाद करेंगे ताकि देश की अलग अलग भाषाओं के लोग उस संवाद चर्चा को सुन भी सके और पढ़ भी सके। हमने 26 बेड की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। और इसी के साथ अपडेट 12 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको दिखाते हैं कैसा रहा देश के लिए साल 2025। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। भारत फिर से जीता। इस साल भी हमने वर्ल्ड की टॉप 5 लार्ज इकोनॉमीज में जगह बनाई। मैंने लांघी 100 दीवारें, बोई मैंने मेहनत, मैंने खोली 100 दरवाजे। 2025 में देश में 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स मंजूर हुए। भारत अब बनाने लगा है अपनी खुद की चिप। नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 182 से घटकर हुई 11। घोंसलों से देख रहे हम